फोकस करिएगा। डायरेक्ट टैक्स का हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए और अच्छे से सुनते जाइए। समझ पा रहे हैं? थ्योरी पूरा का पूरा रिवीजन करा रहे हैं। अलग से दो हम क्लास कराएंगे। फॉर्म एक ही क्लास में हो जाना चाहिए, फॉर्म असेसमेंट और एडवांस टैक्स का, और उसमें इंटरेस्ट भी कवर कर देंगे। आज थ्योरी पोर्शन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन का रिवीजन जो होगा, अगर समय बचेगा तो आज करा देंगे, समय नहीं बचता तो किसी दिन बुला के कराएंगे। अच्छे से सुनिए। डायरेक्ट टैक्स में थ्योरी पोर्शन हम लोग का चालू होता है आपका एडवांस टैक्स से। सुनिए, एडवांस टैक्स से आपका 10 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 मार्क का आएगा और थ्योरी भी पूछा जाता है इस चैप्टर से। एडवांस टैक्स नाम से ही पता चल रहा है कि टैक्स क्या देना भाई, टैक्स को कैसे देना, एडवांस में देना। टैक्स को कैसे देना है, एडवांस में आपको पे कर देना है। तो टैक्स एडवांस में हम कैसे पे करेंगे, एस्टिमेटेड इनकम पे। एस्टिमेटेड इनकम का मतलब कमाए नहीं है। हम लोग सरकार को बोलते हैं कि भाई हम इतना कमाएंगे, एक एस्टिमेटेड अनुमानित इनकम निकाल लेते हैं और उसका एक तो कैलकुलेशन करते हैं और जो टैक्स आएगा सरकार को पे करेंगे। लेकिन सरकार कब लेगा टैक्स, जब आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आएगा। अगर 10,000 से कम आ रहा तो आप टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं है। किसका बात करें, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स चार्ज ऑन एस्टिमेटेड इनकम, उम्मीद एक अनुमानित इनकम पे हम चार्ज करते हैं एडवांस टैक्स। अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आता है तो हम एडवांस टैक्स देने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो एडवांस टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्वेश्चन आता है स्टेट द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप 44 AD वाला बिजनेस से संबंधित है, ऐसा बिजनेसमैन है जो 44 AD वाले सेक्शन में आते हैं, तो आपके लिए ऑन और बिफोर 15 मार्च, ऑन और बिफोर 15 मार्च आपको एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा। 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 100% ऑफ पूरा का पूरा देना होगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति है तो आपके लिए 4 इंस्टॉलमेंट का मौका दिया गया है। ऑन और बिफोर 15 जून, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, ऑन और बिफोर 15 मार्च। ऑन और बिफोर 15 जून को 15% दे दीजिएगा। जो भी आपका टैक्स आया है उसका कितना परसेंट भाई, 15% ऑफ एडवांस टैक्स, 15% ऑफ। ऑन और बिफोर 15 सितंबर को दे दीजिएगा 45% ऑफ एडवांस टैक्स, 45% ऑफ। लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट पेड, लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट माने 45 में आप पहले ऊपर दिए ना 15%, वो माइनस कर लीजिए। कितना परसेंट देना होगा, 30%। ऑन और बिफोर कितना, 15 दिसंबर आपको देना पड़ेगा 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट पेड, जो आप आगे दिए हैं वो आप माइनस कर लीजिएगा। 75 में हम कितना दिए, 45, तो कितना लगेगा, 30%। और ऑन और बिफोर 15 मार्च आपको देना पड़ेगा 100%। लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट पेड, लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट, तो आप कितना आगे दे चुके हैं, 75, तो 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा, 25। माने पहला है ऑन और बिफोर 15 जून, दूसरा है ऑन और बिफोर 15 सितंबर, तीसरा है ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, चौथा है ऑन और बिफोर 15 मार्च। यहाँ पे आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स देना होगा। यहाँ देना होगा 45% ऑफ एडवांस टैक्स। लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट पेड, अर्लियर इंस्टॉलमेंट पेड का मतलब होता है जो आप आगे दे चुके हैं उसको क्या करिए, लेस करिए। जो आप आगे पे कर चुके हैं ये 15%, इसको क्या करिए, लेस करिए। 45 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। और ऑन और बिफोर 15 दिसंबर कितना परसेंट लगेगा भैया, 75% ऑफ एडवांस टैक्स। लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट पेड, तो 75 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। और यहाँ आपको लगेगा 100% ऑफ एडवांस टैक्स। 100 में से 75 को घटा दीजिए, कितना लगेगा, 25। समझ गए? ये है स्टेट द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट आता है तो ऐसे लिखिएगा। समझ पा रहे, लिखाया गया भी है और बुक में मार्क भी कराया गया है। एडवांस टैक्स का सम हम लोग बनाते हैं। एडवांस टैक्स का सम करने का तरीका है, सबसे पहले अगर टोटल इनकम नहीं दिया तो टोटल इनकम निकालिए। टोटल इनकम निकालने का कंसेप्ट है कि कमाने का इनकम टैक्स में 5 हेड्स है। कमाने का इनकम टैक्स में 5 हेड है। पहला क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, लोग सैलरी से कमाई कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा क्या भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम। तीसरा हम लोग का प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन चौथा। और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांचों हेड को जोड़िए, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ से डिडक्शन दीजिए, ATC से लेके ATU, ATC से लेके ATU, आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज करिए। टैक्स जो निकल के आएगा देखिए कि 10,000 से ज़्यादा है या नहीं। 10,000 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स देने के लिए एलिजिबल है, और 10,000 से कम है तो आप एडवांस टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर है?
और ड्यू डेट तो हमारा यही है। हम एक बार डेट बोल रहे हैं, आप लोग रेट बोलिएगा। ऑन और बिफोर 15 जून को कितना देना पड़ेगा? ऑन और बिफोर 15 सितंबर लेस अर्ली इंस्टॉलमेंट पेड। ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 75% ऑफ एडवांस टैक्स लेस अर्ली इंस्टॉलमेंट पेड। ऑन और बिफोर 15 मार्च 100% ऑफ एडवांस टैक्स लेस अर्ली इंस्टॉलमेंट पेड। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का था भाई टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस काटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है वही जिम्मेवार है टीडीएस काटने के लिए। समझ पा रहे हैं? माने रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? अ पर्सन हु मेक द पेमेंट, अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम। जैसे मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति? कोई टीवी चैनल वाला खिला रहा, समझ पा रहे हैं, और कोई जीत गया उसमें 5 लाख, तो उस पर टैक्स 37%। तो ये टैक्स काटेगा कौन? जो खिला रहा है, जो पेमेंट करने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो टीडीएस का कंसेप्ट लाया गया ताकि टैक्स तुरंत हमारा कलेक्ट हो जाए। क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। टीडीएस के पीछे दो ही ऑब्जेक्टिव है कि तुरंत टैक्स मिल जाए और प्रभावशाली तरीके से हमको टैक्स मिले। समझ रहे हैं? तो सरकार टीडीएस का कंसेप्ट लाया कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इनकम कर लिया, और हमारे सरकार क्या किया, कुछ इनकम का लिस्ट बनाया है कि ऐसा ऐसा जगह से इनकम होगा ना तो हम तुरंत टैक्स काट लेंगे। इसलिए तुरंत टैक्स काट लेंगे क्योंकि लोग पैसा लेके जाएंगे तो खा के हजम कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? तो सरकार कुछ पैसा का लिस्ट बनाया है कि जब पैसा पेमेंट करेंगे ना उसी समय हम टैक्स को काट लेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? टीडीएस। क्या कहते हैं? और ये जो टीडीएस काटेगा एक स्पेसिफाइड समय के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर कहाँ जमा करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। गवर्नमेंट के ट्रेजरी में इसको क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ट्रेजरी का मतलब होता है गवर्नमेंट के फंड में। गवर्नमेंट जिस अकाउंट में पैसा लेता है, जिस जगह पैसा लेता है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी। क्या कहते हैं हम लोग? तो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्या भाई? क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स और इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स और इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। थोड़ा पॉज करिएगा, फोकस करिए दीदी लोग। देखिए किसका बात करें? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कंसेप्ट क्यों लाया गया? क्योंकि कुछ ऐसा इनकम है जहां अगर पूरा पैसा दे दिया जाए और बाद में टैक्स मांगा जाए तो लोग टैक्स नहीं देंगे। तो सरकार इसका कंसेप्ट को लेकर आया टीडीएस का कि भाई जब पेमेंट जो कर रहा है उसी को जिम्मेवारी दे दिया कि आप इस टैक्स को काट लीजिएगा और एक स्पेसिफाइड समय के अंदर गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करिएगा। टीडीएस को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव था कि तुरंत टैक्स मिल जाए और इफेक्टिव तरीका से टैक्स मिले। समझ रहे हैं? अब टीडीएस हम लोग के सिलेबस में 4-5 चीज़ों के ऊपर पढ़ना है। जैसे पहला हम लोग है टीडीएस ऑन सैलरी। आप किसी के ऊपर भी टीडीएस लिखने जाइएगा तो हम बोले थे कि कम से कम आपको कितना पॉइंट बनाना जरूरी है? 3 पॉइंट बनाना जरूरी है। पहला हेडिंग था हम लोग का हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। उसमें हम समझाए थे कि अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। जो व्यक्ति पैसा देगा वो रिस्पॉन्सिबल है इस टैक्स को काटने का। दूसरा हम लोग का था भाई व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब पैसा देंगे उसका पेमेंट करेंगे तब इस टैक्स को काट लिया जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस, सैलरी पे है तो उसका रेट ऑफ टीडीएस होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ माने जो नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट है उसका एवरेज आपसे काट लिया जाएगा। जैसे सैलरी वाले का भी जिनका हाई फाई सैलरी है उनसे पूछिएगा, उनके सैलरी से टीडीएस कट जाता है, टैक्स कट जाता है। क्योंकि सैलरी लेने के बाद वो क्या करेंगे कि बाद में टैक्स नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? असुविधा होने लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो टीडीएस ऑन सैलरी अगर आता है या किसी पे भी टीडीएस आता है 3 पॉइंट आपको देना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, दूसरा व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, और तीसरा रेट ऑफ टीडीएस। अगर सैलरी का है तो रेट ऑफ टीडीएस एवरेज रेट ऑफ सैलरी होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे जब आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर इंटरेस्ट आपको 10,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको रेट ऑफ टीडीएस लगेगा 10%। रेट ऑफ टीडीएस कितना लगेगा? 10%। विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेसेस को आप मेंटेन कर रहे हैं और आपका इनकम 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है तो रेट ऑफ टीडीएस लगेगा 30%। अगर हमारे देश का है तो, और नॉन रेसिडेंट है तो 30% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। सेस का मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समाज कल्याण के लिए सरकार एक टैक्स लेता है जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका? सरचार्ज। बहुत ज़्यादा इनकम है तो एक तो अलग से टैक्स लगा देंगे, उसको सरचार्ज कहते हैं। और हमारे देश का व्यापारी है तो कितना लेंगे भाई? 30%। कितना %? सेल ऑफ लॉटरी टिकट, कमीशन मिल रहा, या लॉटरी टिकट आप सेल कर रहे हैं और आपका इनकम 5,000 से ज़्यादा हो गया कि 15,000 से
नहीं, लास्ट वाला 15,000 था ना, 5,000 था, देखिए लास्ट वाला 15,000। हाँ, 15,000 से अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस आपको 5% लगेगा। रेट ऑफ टीडीएस कितना आएगा? 5%। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीडीएस ऑन सैलरी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप उसमें 3 पॉइंट बनाइएगा। हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, ये सब में सेम आंसर होगा कि अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम। और रेट ऑफ टीडीएस जो भी होगा सबका अलग अलग होगा। रेट ऑफ टीडीएस आपको लिख देना है, ठीक है। टीडीएस जो व्यक्ति काटेगा उसे एक अकाउंट नंबर बनाना पड़ता है, समझ पा रहे? अकाउंट नंबर लेना पड़ता है, उसको हम टैन कहते हैं, टैन, समझ पा रहे? 10 डिजिट का ये कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। कितने डिजिट का होता है ये? 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कौन देता है भाई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है वो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड। उसके तहत जो व्यक्ति पेमेंट करेगा टैक्स को काट लेगा। क्लियर है क्या? अगर आपके पास टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर नहीं है, तो अगर आपके पास टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर नहीं है और उस तरीके का इनकम का पेमेंट करने वाले हैं, तो सबसे पहला आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करें। किसके पास अप्लाई करें? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट को चेक करके आपको एक अकाउंट नंबर इशू कर देगा, जिसको हम क्या कहेंगे? टैन। क्या कहेंगे? तो टैन इज कौन सा न्यूमेरिक कोड भाई? 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किस लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स। समझ पा रहे? फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स, फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स को काटा जाए, टैक्स को कलेक्ट किया जाए, इसलिए एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या दे देगा? टैन दे देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है भाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब लगेगा? जब आप लेट फाइलिंग रिटर्न कर रहे हैं, समझ पा रहे? लेट फाइलिंग रिटर्न कर रहे हैं, या आप एडवांस टैक्स को फेल कर रहे देने में, फेलो टू पे एडवांस टैक्स, फेलो टू पे एडवांस टैक्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? या फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, आप रिटर्न ऑफ इनकम को जमा करने में आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट लगेगा, आप पे ब्याज लगेगा 1% पर मंथ। 1%? अच्छा, ये पर मंथ क्या काउंट होगा? जहाँ से आप लेट किए वहाँ से वो महीना चालू हो जाएगा, और जिस महीना में भी जाइएगा फ्रैक्शन मंथ को 1 मंथ में काउंट कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 31 जुलाई ड्यू डेट था, आप 31 जुलाई को जमा नहीं किए, ओके, जाके जमा करें 5 दिसंबर को। ड्यू डेट कब था भाई? 31 जुलाई। आप जमा कब करें? तो जुलाई हटाइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना, और दिसंबर में एक भी दिन होगा तो 1 महीना में काउंट होगा। तो 4 और 1 5 महीना। 5 महीना का इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ, 1% पर मंथ, अंडर सेक्शन 234A। इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 234A, और साथ में पेनल्टी भी आपसे लिया जाएगा अंडर सेक्शन 234F। समझ पा रहे? पेनल्टी लगेगा आपको मैक्सिमम 10,000, और ऑनर बिफोर 31 दिसंबर के अंदर दिए हैं तो पेनल्टी आपको लगेगा 5,000। पेनल्टी माने दंड, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, साथ में आपको क्या लग जाएगा? पेनल्टी लग जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। इंटरेस्ट का सम आता है एग्जाम में 5 मार्क का। इंटरेस्ट का सम कराए थे, उसका वीडियो हमारा बना हुआ है, देख सकते हैं, नहीं तो हम क्लास में जब कराएंगे तो रिवीजन करा देंगे। 234B का कोई चीज़ नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ का है, इनकम टैक्स को राउंड करते हैं, समझ पा रहे? और कुछ नहीं है। सुनिए, रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है अपने इनकम का रिटर्न देना। तब प्रश्न आता है कि किसको किसको अपने इनकम का रिटर्न देना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको अपने इनकम का रिटर्न देना होगा। पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट कंपनी, एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समझ रहे? न्यूज एजेंसी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये सभी लोगों को फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपल्सरी रिटर्न ऑफ, तो लिखेंगे एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। नाम लिख देंगे फटाफट। पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, न्यूज एजेंसी, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, ये लोगों को एनी अदर पर्सन, हम लोग जैसा व्यक्ति जिनका हुज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 2.5 लाख, हुज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड रुपीज, जिसका टोटल इनकम कितना से ज़्यादा है? 2.5 लाख से ज़्यादा है, उसको क्या देना पड़ेगा?
अपने इनकम का रिटर्न जमा करना पड़ेगा, माने फाइल को जमा करना पड़ेगा। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे भाई? रिटर्न ऑफ इनकम। अब प्रश्न आता है अब प्रश्न आता है कि रिटर्न ऑफ इनकम को करने का ड्यू डेट क्या है, तारीख क्या है। अगर आप कंपनी है और आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से संबंधित है तो आपका ड्यू डेट है 30 नवंबर। अगर आप कंपनी है और आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका ड्यू डेट है 30 नवंबर। और अगर आप नॉर्मल कंपनी है या नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल फॉर्म है या नॉर्मल व्यक्ति है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ऑडिटेड होता है, समझ पा रहे हैं, हम कंसेप्ट ऑडिट में समझाए थे कि नॉर्मल व्यक्ति का भी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया जाता है अगर टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा हो गया। टर्नओवर 100 लाख से, तो अगर आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है तो आपको फाइलिंग रिटर्न करना पड़ेगा ऑन अ रिपोर्ट 30 सितंबर। बात नहीं बालक पहुँच करिएगा। फॉर्म है या कंपनी है और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है तो आपका ड्यू डेट है 30 सितंबर। और एनी अदर केस है तो आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई। मतलब नॉर्मल व्यक्ति का फाइलिंग रिटर्न करने का डेट है 31 जुलाई के आप अंदर कर सकते हैं। अगर नहीं फाइलिंग रिटर्न करिएगा तो पेनल्टी लगेगा। इनकम 5 लाख से कम है 1000 रुपया पेनल्टी। इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है और आप फाइलिंग रिटर्न 31 दिसंबर के पहले कर दिए, लेटे से किए बाकी कर दिए, तो 5000 का फाइन। और इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आप फाइलिंग रिटर्न 31 दिसंबर के बाद किए तो 10,000 का फाइन लगेगा अंडर सेक्शन 234F। अंडर सेक्शन 234 क्लियर? अच्छा, कुछ लोग का लॉस रिटर्न भी होगा तो सबमिट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉस रिटर्न भी होता है तो सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी फॉर्म यूनिवर्सिटी, कंपनी है आप, फॉर्म है यूनिवर्सिटी है, आपका इनकम हो लॉस हो कुछ भी हो, आप फाइलिंग रिटर्न जमा करिए, सरकार कहता है। फिर प्रोविजन में डाल दिया कि हाउएवर अदर देन द एबव एसएससी, माने इसको छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, ये लोग जो बच गया, ये लोग अगर फाइलिंग रिटर्न नहीं करता है तो बोला उसके लॉस को सेटअप नहीं करने देंगे। माने अगर साधारण भाषा में बात करें तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ सबको फाइलिंग रिटर्न करना है। नहीं समझे? क्योंकि देखिए लॉ देखिए पहले क्या बोला कि कंपनी है, फॉर्म है, यूनिवर्सिटी है, इनकम हो लॉस हो आप फाइलिंग रिटर्न करिए। फिर कंडीशनल वर्ड क्या बोल दिया कि ये तीनों एसएससी को छोड़ के चौथा जो लोग भी है अगर लॉस रिटर्न को सबमिट नहीं करता है तो उसके लॉस को हम सेटअप नहीं करने देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी को इस साल 1 लाख का लॉस है और अगला साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, समझ रहे हैं? तो अगला साल वो प्रॉफिट का नियम है, ये लॉस का नियम है कि अगला साल वो प्रॉफिट से लेस हो जाएगा। माना 10 लाख माइनस 1 लाख कितना बचा? 9 लाख पे टैक्स लगेगा। तो सरकार बोला अगर तुम नहीं बताओगे कि हमको लॉस हुआ 1 लाख तो तुमको हम जो लॉस हुआ है ना वो माइनस नहीं करने देंगे, पूरा 10 लाख पे टैक्स लेंगे। तो साधारण भाषा में बोलिए ना कि सबको करना है, समझ रहे हैं? तो किसको किसको लॉस रिटर्न करना भाई? अगर साधारण भाषा में बात करें तो सबको करना है, बट लॉ के हिसाब से किसको करना है? कंपनी, फॉर्म, यूनिवर्सिटी। लेकिन अदर व्यक्ति नहीं जमा करता है तो उसे कौन कौन सा लॉस सबमिट करने, सेटअप करने नहीं मिलेगा? बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस। बिजनेस लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, समझ पा रहे हैं? और लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉस फ्रॉम कौन सा बोलिए? स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हो गया तो उसको भी सेटअप करने नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का मतलब ड्यू डेट पे हम फाइल नहीं जमा किए, लेट हो गया, समझ पा रहे हैं? स्पेसिफाइड जो टाइम है उसके तहत हमने जमा नहीं किया, लेट से जमा किया, उसको हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। क्या कहते हैं? लिखवाए थे कि इफ एन एसएससी फेल टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139, जो समय दिया गया है उसके तहत है तो फेल कर दिया, नहीं जमा किया, तो उस रिटर्न को हम कहेंगे बिलेटेड रिटर्न। इसको भी जमा करने का समय है, टाइम लिमिट है। बिलेटेड रिटर्न अगर लेट हो गया तो उसको भी जमा करने का समय है पहला कि बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो चल रहा है साल उसको ख़त्म होने से पहले, और बिफोर द डेट ऑफ बेस्ट जजमेंट निकलने से पहले, दोनों में जो पहले डेट है, दोनों में जो आप जमा कर दीजिए। नहीं जमा करिएगा तो दिक्कत है, समझ पा रहे हैं? किसका बात करें लोग? बिलेटेड रिटर्न। माने फाइलिंग रिटर्न करने में क्या कर दिया? लेट कर दिया, नहीं जमा किया समय से। रिवाइज रिटर्न समझे थे। रिवाइज रिटर्न में हम लोग समझे थे कि अगर कोई गलती से हम लोग कोई डिफेक्टिव रिटर्न जमा कर दिए, कुछ गलत जमा कर दिए, तो एसएससी मतलब करदाता होता है। एसएससी माने क्या होता है? करदाता।
एसएससी अपने मन से जाकर के फाइलिंग रिटर्न को कर सकता है, रिवाइज करा सकता है कि भाई ये गलती हो गया है, हमें इसको सही करना है। इसके लिए किसी परमिशन का दरकार नहीं है। उसे हम लोग कौन सा रिटर्न कहते हैं? रिवाइज रिटर्न। माने इफ एन एसएससी कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिटर्न फाइल, एसएससी को बाद में पता चल रहा है कि हम जो रिटर्न फाइल किए ना उसमें कुछ गलत है, छूट गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो एसएससी हिमसेल्फ कैन रिवाइज हिज रिटर्न। वो खुद से रिटर्न को क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है। रिवाइज रिटर्न के लिए परमिशन लेने का दरकार नहीं है। बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, लॉस रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज रिटर्न को करने का भी ड्यू डेट था बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, माने जो चल रहा है वो खत्म होने से पहले, जो चल रहा है वो खत्म होने से, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज, ये टाइम लिमिट था किसका भैया? रिवाइज रिटर्न का। लास्ट में हम लोग का डिफेक्टिव रिटर्न। आपका डिफेक्टिव रिटर्न कब माना जाएगा? जब आप नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिए, कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं दिया, ऐसे ही रिटर्न को सबमिट कर दिए, तो आपका रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप प्रूफ ऑफ टीडीएस नहीं दिए, प्रूफ ऑफ एडवांस टैक्स आप जमा नहीं किए, ऑडिट रिपोर्ट का आप जमा नहीं किए हैं, समझ पा रहे हैं? माने आप आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, आधा अधूरा डॉक्यूमेंट को आप जमा किए हैं, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लिखवाया गया था, जो बच्चे नहीं लिखे थे उनसे रिक्वेस्ट है कि लेकर के लिख लीजिएगा। कभी कभी डिमांड नोटिस होता है, डिमांड नोटिस। सरकार कभी कभी एक तो नोटिस आपको दे देगा कि इतना दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। समझ पा रहे हैं? उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड नोटिस। क्या कहते हैं? तो इस चैप्टर में क्या पढ़े भाई? किसको किसको रिटर्न ऑफ इनकम करना पड़ेगा? ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी, फॉर्म, समझ पा रहे हैं? साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी अदर पर्सन हुज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सेड ₹2.5 लाख। ड्यू डेट क्या है? कंपनी है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से संबंधित है 30 नवंबर, और नॉर्मल व्यापारी है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है तो आपके लिए 30 सितंबर, और एनी अदर पर्सन 31 जुलाई। पेनल्टी 5 लाख से इनकम कम है तो 1000 रुपया, 5 लाख से इनकम ज़्यादा है और 31 दिसंबर के पहले दे दिए तो 5000 का पेनल्टी, और 31 दिसंबर के बाद दीजिएगा तो मैक्सिमम 10,000 का पेनल्टी अंडर सेक्शन 234 एफ, अंडर सेक्शन 234। लॉस रिटर्न किसको किसको देना पड़ेगा? कंपनी, फॉर्म और यूनिवर्सिटी। और बाद में बोला कि अगर अलग कोई व्यक्ति नहीं जमा करेगा तो उसको बिजनेस लॉस सेटअप नहीं करने देंगे, कैपिटल लॉस को सेटअप नहीं करने देंगे, लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, घोड़ा रेसेस को मेंटेन किया है उसमें लॉस हुआ, उसको सेटअप करने नहीं देंगे। मैंने सबको रिटर्न करना है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब टाइम लिमिट के अंदर जमा नहीं किया। रिवाइज रिटर्न का मतलब खुद से अगर कोई गलती से जमा हो गया तो आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं, इसके लिए कोई परमिशन का दरकार नहीं है। बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है, रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? लॉस रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। डिफेक्टिव रिटर्न कब माना जाएगा? जब आप कोई डॉक्यूमेंट दिए नहीं, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन को लेकर के जमा कर दिए, समझे? किसी चीज़ का प्रूफ ही नहीं जमा किया आप, तो आपका रिटर्न को क्या माना जाएगा? डिफेक्टिव। नेक्स्ट चैप्टर था हम लोग का असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है सुन लीजिएगा ध्यान से, लिखवाए थे, सुनिए। असेसमेंट का मतलब होता है कि इनकम को असेस करिए, इनकम को डिटरमाइन करिए। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम को असेस करिए, माने इनकम को डिटरमाइन करिए। अब असेसमेंट दो तरीका का था, एक सेल्फ असेसमेंट और एक असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दो लोग आपके इनकम को असेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। माने सुन रहे हैं आप? दो लोग आपके इनकम को असेस कर सकते हैं, एक आप सेल्फ और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेल्फ वाले को कहेंगे सेल्फ असेसमेंट, और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करेगा उसका टाइप स्टिंट होता, समझ रहे हैं? तो हम लोग सबसे पहले समझे थे सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है एसएससी हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट हिज इनकम एंड पे टैक्स अकॉर्डिंगली। एसएससी खुद जिम्मेवार है कि अपना इनकम को कैलकुलेट करे और उसके हिसाब से टैक्स को पे कर दे। इसका स्टेप था, स्टेप 1 में सबसे पहले करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, स्टेप 2 में करना है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, स्टेप 3 में करना है आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A, स्टेप 4 में करना है एड सेस, स्टेप 5 में करना है एड सरचार्ज, समझ रहे हैं? स्टेप 6 में करना है कि टैक्स लायबिलिटी इधर उधर होगा तो उसे राउंड अप करो अंडर सेक्शन 234B, उसको नियरेस्ट 10 रुपीज़ में राउंड अप करो, नियरेस्ट 10 रुपीज़। ये सारे के सारे कौन सा स्टेटमेंट था? सेल्फ असेसमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा, जिसमें पहला समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट को रेगुलर असेसमेंट भी कहते हैं। क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आप जमा करिएगा ना तो खाली चेक कर लेगा कि अरिथमेटिकली एक्यूरेसी सही है कि नहीं,
ठीक से कैलकुलेट किया कि नहीं किया, यही चेक करेगा। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट। दूसरा है स्क्रूटनी असेसमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा आपका फाइल को कि कहीं आप जानबूझ करके टैक्स तो कहीं कम नहीं दिए हैं, या इनकम को कहीं कम तो नहीं कर दिए हैं, खर्चा को कहीं ज़्यादा तो नहीं दिखा दिए हैं। ये चेक करेगा इनकम टैक्स। समझ पा रहे? माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फाइल के करेक्टनेस को जांच करेगा कि आपका फाइल करेक्ट है या नहीं है। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। इसमें 3 चीज़ को चेक ही करेगा कि आपका अंडर स्टेटेड इनकम तो नहीं है, माने जानबूझ के आप इनकम कम तो नहीं दिखा दिए हैं। डिक्लेयर्ड एक्सेसिव एक्सपेंस, कहीं खर्चा ज़्यादा तो नहीं दिखा दिए हैं, या डिक्लेयर्ड लॉस, आप जानबूझ के लॉस तो नहीं दिखाए हैं, या अंडर पेड टैक्स, ऐसा तो नहीं कि आपने टैक्स कम दे दिया। ये सब जांच करेगा। समझ पा रहे? अगर जांच में पकड़ा गए तो और इन्फॉर्मेशन को जुगाड़ेगा और आपके प्रति स्क्रूटनी का नोटिस भेज देगा। समझ पा रहे? और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, करेक्टनेस है तो ओके। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रूटनी असेसमेंट। उसके बाद था हम लोग का बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट कब सुनाएगा? ध्यान से सुनिएगा, जब आप फाइल रिटर्न कर ही नहीं रहे, कोई नोटिस वगैरह फॉलो ही नहीं कर रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो आपके प्रति बेस्ट जजमेंट सुना दिया जाएगा अंडर सेक्शन 144। समझ पा रहे? अंडर सेक्शन 144, समझ पा रहे? और 144 के तहत आपको प्रति क्या सुना दिया जाएगा? बेस्ट जजमेंट, जब आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे बेस्ट जजमेंट। फिर हम लोग पढ़े थे पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। पैन क्या भाई? 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसएससी। एसएससी का पहचान करने के लिए सरकार एक परमानेंट अकाउंट नंबर बनाया है जिसमें 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा माने कुछ अल्फाबेट, कुछ नंबर, कुछ अल्फाबेट और कुछ। आप लोग के पास पैन है ना, एक व्यक्ति के पास एक पैन हो सकता है, एक व्यक्ति के पास एक पैन हो सकता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो पैन इज अल्फा न्यूमेरिक कोड गिवन बाय द पैन इज अल्फा न्यूमेरिक कितना डिजिट का? 10 डिजिट, गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन लेमिनेटेड कार्ड। लेमिनेटेड कार्ड में देगा। समझ पा रहे? किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसएससी। एसएससी का पहचान किया जा सके। पैन से ही तो पता चलता है कि आपका सिविल रिकॉर्ड क्या है, कौन कौन आप कांड किए हैं रुपया के मामला में, पैन से ही पता चलता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किसका भाई? एक व्यक्ति के पास कितना पैन हो सकता है? एक व्यक्ति के पास एक पैन। अब ये व्यक्ति आर्टिफिशियल हो या हम लोग जैसा हो नेचुरल, दोनों का पैन मिलता है। आर्टिफिशियल को मिलेगा, कंपनी का भी पैन होता है, ट्रस्ट का भी पैन होता है, कंपनी का भी पैन होता है और ट्रस्ट का भी पैन होता है। समझ पा रहे? अब क्वेश्चन आता है कि भाई दो ऐसा एग्जाम्पल दो जहाँ पे पैन नंबर जरूरी है। तो फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी है। फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट रुपीज़ मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा रुपये जमा करिएगा तो पैन नंबर देना होगा। इन सेविंग अकाउंट में आप 50,000 से रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको पैन जरूरी है। समझ पा रहे? फॉर परचेजिंग व्हीकल्स अदर देन 2 व्हीकल्स। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? माने 2 चक्का वाला गाड़ी में पैन नहीं लगेगा, लेकिन आप 4 व्हीलर ले रहे हैं तो आपको पैन लगेगा। समझ पा रहे हैं? या आप शेयर वगैरह खरीद लिए हैं तो आपको पैन लगेगा। समझ रहे हैं? या किसी होटल में क्या है 25,000 से ज़्यादा का बिल बना दिए हैं तो आपको पैन लगेगा। ये सरकार का क्या है भाई? नियम है, जहाँ पे आपको पैन नंबर वगैरह देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। इसी के साथ हम लोग का टैक्स डायरेक्ट टैक्स का थ्योरी खत्म होता है। अजित